कुदाल और हल, पहाड़िया और संथाल। जैसा पूर्व में बताया गया बार बार कि जो पहाड़िया लोग थे, पहाड़िया थे कौन आखिर? राजमहल की पहाड़ियों में अंदर की तरफ रहने वाले लोग, ऊंचाई पे जो रहते थे वे लोग पहाड़िया कहलाते थे, राजमहल की पहाड़ियों में रहने वाले लोग। और ये सामान्य कृषि से ये हट कर थे। अब चूंकि ये पहाड़ों की तराई में रहते थे, ढलान में रहते थे, मूल रूप से इनकी आजीविका का साधन कृषि उत्पाद तो कम, जंगल के उत्पाद ज़्यादा थे। जंगल और वहाँ के खेती थे जिसे हम झूम खेती कहते हैं। झूम खेती, जैसा मैंने पहले भी बताया है, पहाड़ की तराइयों में ढलान में की जाने वाली खेती, जो सीढ़ी के रूप में जमीन काट दी जाती है ताकि पानी को बहुत लगातार बहने से रोका जा सके, मिट्टी को लगातार बहने से रोका जा सके और थोड़ी बहुत खेती हो जाए, उसे झूम खेती कहते हैं। तो ये लोग झूम खेती करते थे, थोड़ा सामान्य उससे हट कर थे। अब कंपनी की गतिविधियों का इन पर क्या प्रभाव पड़ा? ये जो पहाड़िया लोग थे, जो मैंने बताया जैसे राजमहल की जो पहाड़ियाँ हैं उनमें जो रहते थे ऊंचाई की ओर, अंग्रेज़ों के आने से, अंग्रेज़ों के दखल से, अंग्रेज़ों के बढ़ते हुए प्रभाव से इन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, थोड़ा सा इस पे जानना जरूरी होगा। साथ ही हम ये भी पढ़ेंगे कि कृषि व्यवस्था, कृषक अर्थव्यवस्था जो सीमाओं के बाहर भी थी, वो सीमाओं के बाहर विस्तार होने के कारण ये कैसे आए, क्या हुआ, जिससे राजमहल की पहाड़ियों के इलाके में स्थित जो जंगल और चरागाह हैं उस पर भी कुछ असर पड़ा होगा। तो कुल मिला के हम थोड़ा सा इनका प्रभाव देख लें। यहाँ हम वही परिवर्तन पढ़ेंगे लेकिन जो कि कृषि से संबंधित हो, अंग्रेज़ों के कृषि विस्तार के कारण जो हुआ हो उन्हीं तक हम सीमित रहेंगे। अन्यथा इसके बहुत सारे राजनीतिक प्रभाव और सामाजिक प्रभाव भी पड़े, लेकिन हमारा दायरा यहाँ पर उसके कृषि की अर्थव्यवस्था पर ही निर्भर करेगा। जब ये इनका मूल जो जीवन था वह जंगल और जंगल उत्पाद इस पर आधारित था और झूम खेती थी। इसके साथ ही साथ पशु भी इनके लिए बड़े आवश्यक, एक तरीके से बहुत आवश्यक थे और इसलिए चरागाह भी इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। तो जंगल और चरागाह पर अंग्रेज़ों के आने का, अंग्रेज़ों के दखल का क्या प्रभाव पड़ा, कैसे उसने इन पहाड़िया लोगों की जीवन शैली को प्रभावित किया, हम थोड़ा सा जानें। हम ये भी जानेंगे कि इस बदलते परिप्रेक्ष्य में अंग्रेज़ों का आना और पहाड़िया लोगों का अपने को नए नए परिवर्तन में ढालना, ये कैसे हुआ, कैसे उसमें समा गए। और इसके अलावा साथ ही ये भी कि इन परिवर्तनों के कारण जो परिवर्तन सतत रूप से क्षण क्षण मतलब धीरे धीरे हो रहे थे, उसके कारण जो झगड़े हुए, जो विद्रोह हुआ, जो विरोध हुआ, वो कैसे उत्पन्न हुए। तो इस प्रकार थोड़ा सा हम इस पर इसको जानने की कोशिश करें। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं राजमहल के में जो पहाड़िया लोग थे उनके बारे में थोड़ा जानें। जैसा मैंने बताया कि ये लोग ऊपरी इलाकों में रहते थे, झूम खेती करते थे और खेती का मुख्य औजार या मुख्य जरिया इनका हल नहीं था बल्कि कुदाल होता था। यानी कुदाल से ये मूल रूप से कृषि का कार्य करते थे और इनका जो जीवन यापन था वो पूर्ण रूप से जंगल पर निर्भर था। तो पहाड़िया नाम से उनको जानते थे, झूम खेती करते थे। और झूम खेती में होता क्या है कि एक छोटे से क्षेत्र की सफाई कर देते हैं, सफाई करने के बाद वहाँ पर जो जलाया जाता है, कचरे को जलाते हैं, तो उस कचरे के जलाने से जो पोटाश
जो होता है, जो राख निकलती है, वह जमीन को उपजाऊ बनाती है। तो इस प्रकार छोटा सा क्षेत्र अपना एक उपजाऊ जमीन के लायक तैयार कर देते थे। उसके बाद वहाँ पर कुछ वर्ष तक खेती करते थे, बसाहट रखते थे, और जब तक पैदावार समुचित हो रही है, जब तक वहाँ पर उपज ठीक हो रही है, उत्पाद ठीक हो रहा है, तब तक वहाँ खेती करते थे। फिर स्थान बदल के फिर से एक छोटे से क्षेत्र को फिर सफाई करते थे, वहाँ के जंगल को काटते थे और झूम खेती जैसी व्यवस्था पुनः करते थे, और इस जमीन को छोड़ देते थे, जिसे परती जमीन कह सकते हैं। और इस प्रकार परती जमीन के रूप में इस जमीन को छोड़ देते थे, और 3-4 साल तक वो नई जमीन में खेती करते थे, जिसको वो तैयार किए रहते थे। 3-4 वर्ष के दौरान ये जो दूसरी जमीन है, यह भी थोड़ा थोड़ा गैर उपजाऊ होने लगती है, और जो परती जमीन उन्होंने छोड़ी थी, जहां पूर्व में खेती करते थे, वह जमीन अब उपजाऊ हो गई है। तो इस प्रकार जमीन के थोड़े थोड़े से क्षेत्र को लेकर ये खेती करते थे, झाड़ फूस थोड़ा सफाई कर देते थे, घास फूस को भी चरागाह के रूप में उपयोग करते थे, और जमीन साफ कर देते थे। इन खेतों में ये मूल रूप से बाजरा और विभिन्न तरह की दालें, जो इनके बड़े काम की होती थी, जिस पे उनकी जीविका थी, इनके जीविकोपार्जन का, भोजन का, खाद्यान्न का यही था तरीका। तो इसकी पैदावार इनकी मुख्य पैदावार थी। यहाँ पे बात फिर मैं बताना चाहूँगा कि हल का उपयोग ये लोग कतई नहीं करते थे। दूसरे शब्दों में एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हल की इनकी एक तरीके से जानकारी नहीं थी, और कुदाल से ही वो जमीन को थोड़ा खुरच देते थे, और खुरच देने के बाद, खुरचना मतलब थोड़ी गहराई तक बस जमीन को पलट देना, और इसीलिए इसकी जो उपजाऊपन था वह क्षणिक रहता था, 2-3-4 वर्षों के लिए रहता था, और फिर उसको छोड़कर वे लोग नई जमीन साफ करते थे। वही प्रक्रिया पुनः दोहराते थे जमीन के पहाड़ी के किसी अन्य भाग में, एक छोटे क्षेत्र में, और तब तक ये जो परती जमीन है वह पुनः उपजाऊ हो जाती थी। तो इस प्रकार ये एक साइकिल इन लोगों की जीवन शैली का एक हिस्सा थी। झूम, जंगल की सफाई, उसके साथ कुदाल के बल पर खेती, और 3-4 वर्षों में स्थान परिवर्तन, और अंततः हम कह सकते हैं चरागाह आदि पर इनकी निर्भरता, जंगल उत्पादन पर निर्भरता, बाजरा और विभिन्न तरह की दालें इनका मूल भोजन, मूल खाद्यान्न। पहाड़िया लोगों की जीवन शैली, हम बात कर रहे हैं कि किस प्रकार, जैसा शुरू में हमने बताया कि हम इस अध्याय में अध्ययन करेंगे बंगाल के जमींदारों पर औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का प्रभाव। हम अध्ययन करेंगे राजमहल और उसके साथ पहाड़ी लोगों पर होने वाले प्रभाव का अध्ययन करेंगे, और साथ ही हम अध्ययन करेंगे दक्कन का, जिसे डेक्कन कहते हैं। तो पहाड़िया लोगों की जीवन शैली पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। कृषि के अतिरिक्त हमको ये समझना होगा कि ये जो पहाड़ी लोग थे, इनके 2 मुख्य काम थे। एक था खेती, दूसरा जंगल के उत्पाद, जंगल से मिलने वाले अन्य संसाधन, और इन्हीं दोनों के बल पे वे अपने जीवन गुजारते थे। उनकी आजीविका ही यही थी, उनके आजीवन के साधन ही यही थे। जंगल के फल फूल उनके भोजन, वे खाने के लिए महुआ के फूल एकत्रित करते थे। महुआ का उनको बड़ा शौक होता था, और लकड़ी का कोयला बनाने के लिए लकड़ियां इकट्ठी करते थे। लकड़ी के कोयलों को काठ कोयला भी कहते हैं, जो लकड़ी का होता है। तो इस प्रकार जंगल के होने वाले उत्पाद उनके जीवन यापन के लिए, उनके जीवनी के लिए, उनकी दैनंदिनी के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण थे। रेशम के कोया और राल इकट्ठी करके बेचते थे। तो रेशम के कोया को बेच के, राल आदि को बेचकर वो कुछ कमाते थे और अपना जीवन यापन करते थे। और कमाने का अर्थ यह है कि उसके बदले वो कुछ और विनिमय में लेते थे जो उनके लिए जरूरी होता था।
पेड़ों के नीचे जो छोटे छोटे पौधे उग जाते हैं या परती जमीन है, आपको याद होगा कि परती जमीन क्या है। ऐसी जमीन जो बंजर नहीं है, लेकिन वहां पर 3 से 5 वर्ष में एक बार खेती संभव है। 4 तरह की श्रेणियां थी उस काल में: पोलज, पराती, चच्चर, बंजर। तो ये परती जमीन जो थी, ये दूसरी श्रेणी की जमीन थी उत्पादकता के हिसाब से, और ज्यादा उपजाऊ ना होने के कारण और आर्टिफिशियल खाद ना होने के कारण, उपलब्ध ना होने के कारण, यहाँ की जमीन को 2-3 साल में फसल पैदा करने के उपयुक्त बनाया जाता था और फिर खेती होती थी। तो इस प्रकार ये जो परती जमीन में जो घास आ जाती थी, पेड़ों के नीचे, बड़े बड़े पेड़ों के छाया में जो घास वाली छोटे मोटे पौधे आ जाते थे, घास फूस आ जाती थी, ये इन पहाड़िया लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक थी, क्योंकि इन्हीं घास फूस को वो चारे का उपयोग करते थे अपनी जानवरों के लिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण था। इसी तरह शिकार करना, झूम खेती करना, काठ कोयला बनाना खाने के लिए, रेशम के कीड़े पालना, ये भी इन लोगों के मुख्य व्यवसाय थे, ये पहाड़िया लोगों के। झूम खेती क्या है? जो पहाड़ी इलाकों में जो स्लोप होता है, ढलान, वो ढलान पे पानी रुकता नहीं और फसल होती नहीं, तो इसलिए क्या करते हैं, थोड़ी थोड़ी दूरी पर उस ढलान को सीधा कर देते हैं, तो दूर से वो सीढ़ी नुमा दृश्य दिखाई देता है। वो पहाड़ी का वह हिस्सा जहां पर ढलान को समतल कर दिया गया हो थोड़ा थोड़ा, ताकि पानी रुक जाए, मिट्टी ना बहे, फसल ना बह जाए, तो सीढ़ी नुमा ऐसा जो स्ट्रक्चर है, उसमें जो खेती होती है पहाड़ों में, उसे झूम खेती कहते हैं। तो झूम खेती भी इनका एक मुख्य व्यवसाय था। कोयला बनाना था, रेशम के कीड़े पालना आदि भी था। और जितने व्यवसाय भी आप सुन रहे हैं या जो मैं बता रहा हूं, इन सभी कामों का, इन सभी काम धंधों का ताल्लुकात जंगल से है। इस प्रकार इनका जो जीवन है, पहाड़ी लोगों का जीवन जंगल से बहुत घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ था। और चूंकि वो केवल जंगल और खेत, इसी में ही उनकी दुनिया थी, ये लोग बड़े सीधे थे, बहुत सीधा सादा जीवन व्यतीत करते थे और पूरे समय प्रकृति की गोद में निवास करना। ये भूमिका जो मैं बना रहा हूं या बता रहा हूं, ये बैकग्राउंड जो बता रहा हूं, वह आपको जानना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसी भूमिका के परिप्रेक्ष्य में हम समझेंगे कि अंग्रेजों के द्वारा जब औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था लादी गई भारत में, तो इस अर्थव्यवस्था के कारण इन पहाड़िया लोगों के जीवन में एक तरीके से आंतरिक कलह प्रारंभ हो गया, क्योंकि ये पहाड़िया लोग विवश होने लगे थे अपनी जीवन शैली को बदलने के लिए। ये जो पहाड़िया लोगों की एक और खासियत थी कि जिस भूमि में वे लोग खेती करते थे, उसे वो अपनी भूमि समझते थे, वो अपनी निज संपत्ति समझते थे, खुद की जमीन समझते थे, और यही उनकी पहचान और जीवन का मुख्य आधार थी। यानी कृषि युक्त भूमि और पहाड़िया, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हुआ करते थे, एक दूसरे से अपरिहार्य थे। पहाड़िया लोग सामान्यतः एक झुंड में रहते थे, ग्रुप में रहते थे, समूह में रहते थे और बड़े संगठित तरीके से रहते थे। हर समूह का एक मुखिया होता था, जिसका काम था कि उस समूह में एकता बनाए रखना, शांति बनाए रखना, किसी तरह का माहौल बिगड़ने पर उसे ठीक करना, ताकि समूहों की एकता बनी रहे। और ये काम होता था समूह के मुखिया द्वारा। मुखिया समूह के अंदर होने वाले झगड़ों का भी निपटारा करते थे, शांति बनाए रखने की व्यवस्था करते थे, एक दूसरे के प्रति जो वैमनस्य हो जाए उसमें भी वे इंटरफियर करके, दखल देकर प्रयास करते थे कि एकजुटता बनी रहे।
वे लोग, ये जो पहाड़िया लोग थे, ये जो दूसरी जनजातियां थी या दूसरे लोग जो थे जो मैदानी क्षेत्रों में रहते थे, यदि उनके साथ कभी संघर्ष होता था तो अपनी ही जनजाति का भी नेतृत्व करते थे। यानी ये लोग बिल्कुल कमिटेड थे, अपने जनजाति के प्रति पूरी तरह समर्पित थे और किसी अन्य जनजाति या बाहर के लोगों से, बाहरी लोगों से जो मैदान में थे, उनसे झगड़ा होने पर ये लोग एकजुट होकर सामने आते थे और अपनी जनजाति का ही प्रतिनिधित्व भी और अपनी जनजाति का नेतृत्व भी करते थे। इस तरह के जीवन यापन में जब वो पहाड़ियों में ही सतत रूप से रहते थे, तो क्या बाहरी समाज से वे पूरी तरह कटे रहते थे या उनका किसी तरीके से संबंध था, और था तो वो कारण क्या थे? बड़ा रोचक है जानना कि इनके अन्य लोगों से संबंध कैसे थे। जीवन शैली के बाद ये हम जाने कि इनको बारंबार आक्रमण करना एक इनकी आदत में था। पहाड़ियों में रहते थे, ऊंची पहाड़ियों में, और कई बार अकाल पड़ने पर या खाद्यान्न के अभाव में, किसी कारण से यदि फसल ठीक ठीक नहीं हुई तो भोजन की खोज में नीचे मैदानी इलाके में आकर ये पहाड़िया लोग बारंबार आक्रमण करते थे। यानी आक्रमण करना और उन लोगों पर हमला करना, ये इनका एक जीवनचर्या का इनका एक अंग था। तो पहला कारण तो हुआ आक्रमण करने का, समाज से जुड़ने का, दूसरे लोगों से जुड़ने का अभाव या अकाल। और दूसरा कारण राजनीतिक कारण था। वो राजनीतिक कारण क्या था, इस पे हम आगे थोड़ी चर्चा करेंगे, पर हम ये समझ लें कि बाहरी लोगों से इनके द्वारा संपर्क किए जाने के दो कारण, खाद्यान्न का अभाव या अकाल, और इसलिए विवशता, और दूसरा राजनीतिक कारण। मैदानी लोगों पर आक्रमण लगातार करते रहते थे, और इसलिए मैदानी लोग जो पहाड़ के नीचे रहते थे, तराई में और उसके आसपास, ये लोग हमेशा भयभीत रहते थे। भयभीत रहते थे। मैदानी जमींदार जो वहाँ आसपास रहते थे, वे लोग भी घबराते थे, और परिणाम क्या हुआ कि उससे अपने बचाव के लिए ये लोग पहाड़िया मुखिया के साथ एक तरीके का समझौता कर लेते थे, जिसमें उनके द्वारा एक खिराज नाम का एक कर, समझ लीजिए, एक तरह के इनाम, एक तरह का गिफ्ट, वे लोग पहाड़िया मुखिया को देते थे अपनी सुरक्षा की एवज में। सुरक्षा किन से? इन्हीं पहाड़िया लोगों के आक्रमण से बचने के लिए खिराज दिया करते थे मैदानी जमींदार, और इस प्रकार पहाड़िया लोग उन पर हमला नहीं करते थे। जमींदार जो तो आसपास जो रहते थे, वो अपनी जमीन को बचाए रखने के लिए, उस जमीन में रहने वाले रैयतों को हमलों से बचाने के लिए उन्होंने ये तरीका अख्तियार किया था। लेकिन पहाड़िया लोग एक कदम और आगे थे। वे लोग मात्र जमींदारों पर ही हमला नहीं करते थे, बल्कि उस पहाड़ के आसपास जो मार्ग थे, जिन मार्गों का उपयोग व्यापारी करते थे एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए, उस मार्ग के व्यापारियों पर भी सतत रूप से हमला होता रहता था। और इस प्रकार एक तरीके से ये हमले के आधार पर उनकी जीविका कुछ चलती थी। स्वाभाविक है, जिस तरह जमींदार लोग भयभीत रहते थे और उन्होंने खिराज देना शुरू किया, उसी प्रकार व्यापारी लोग भी अपने को सुरक्षित रखने के लिए एक तरीके का पथ कर देने लगे। तो ये पथ कर एक व्यवस्था थी इन व्यापारियों के द्वारा दिए जाने की, और नियमित मार्गों का उपयोग करने की एवज में पहाड़िया लोग ये कर लेते थे। उसके बदले पहाड़िया लोग इन व्यापारियों को सुरक्षा का और साथ ही साथ जान माल को बचाए रखने का आश्वासन जरूर देते थे और उसे पूरा करते थे।
तात्पर्य ये है कि पहाड़िया लोगों के जो संबंध थे वो कुछ विवशताओं के कारण थे और कुछ राजनीतिक। ये बड़ा रोचक है जानना कि क्यों पहाड़िया लोग हमला करते थे नीचे और फिर वहाँ उनको कर भी मिलने लगा, वहाँ वो पथ कर भी लेने लगे, खिराज भी उनको मिलने लगा, वह भी उनकी आजीविका का हिस्सा हो गया। और इस प्रकार ये लोग समाज से, बाहरी समाज से, बाहरी दुनिया से उस हद तक जुड़े हुए थे।